पेपर 1 है, आई होप कि वो बहुत अच्छा हुआ होगा। इट वाज़ एन ईज़ी पेपर और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने बड़ी अच्छी परफ़ॉर्मेंस उसमें दी होगी। अभी आपके सामने अब पेपर 2 अवेलेबल है एक। ये मई-जून 2024 का है और उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ था पास्ट पेपर में, जो कि थोड़ा-सा बाकी जो क्वेश्चन्स अभी आप देखते हैं, टू डायमेंशनल अरे के जो क्वेश्चंस होते हैं, उनसे ज़रा थोड़ा-सा हटके भी है और थोड़ा-सा डिफरेंट भी है इस तरह से, इस लिहाज से कि इसके अंदर जो उसने रैंडम नंबर की जो वैल्यू जनरेट करवाई हुई है, एक तो वो डिफरेंट है और दूसरा इसके अंदर जो हमारे पास कंटेंट है, जो हम पहले बिल्कुल स्ट्रेट अवे करते आ रहे थे कि हमने रो वाइज़, कॉलम वाइज़ सम करना है, तो ये 2D अरे का एक क्वेश्चन ऐसा है जिसके अंदर रो वाइज़ या कॉलम वाइज़ सम मौजूद नहीं है, बल्कि इसके अंदर कुछ एडिशनल चीज़ें उसने इंक्लूड की हुई हैं। एक गेम बेसिकली फॉर्म करने की वो कोशिश कर रहा है। इसको हम देखते हैं, पहले हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं, रीड करते हैं, डिटेल इसकी देखते हैं और फिर इसके बाद जो है फर्दर हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैं इसको जस्ट अ मिनट, इधर एक साइमल्टेनियसली एक ही पेज के ऊपर अगर आ जाए ना, तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। जी, एक पेज इसमें से हम डिलीट कर देते हैं। ले जी, ये हमारे पास अब क्वेश्चन जो है वो आ चुका है। अब इस क्वेश्चन को हम ज़रा थोड़ा-सा रीड करते हैं सबसे पहले। तो इस क्वेश्चन को अगर देखें तो उसने कहा हुआ है कि हमारे पास एक ग्रिड मौजूद है। अ, A one-player game uses the two-dimensional array grid। एक वन प्लेयर गेम है जिसमें टू डायमेंशनल अरे उसने यूज़ की हुई है, उसका नाम उसने डिफाइन कर दिया हमें, दैट नेम इज़ ग्रिड। To store the location of a secret cell to be found by the player in 10 moves। कि एक सीक्रेट लोकेशन है जो उसने फाइंड करनी है 10 मूव्स के अंदर अंदर। ईच रो एंड कॉलम हैज 5 सेल्स। अब हर रो और हर कॉलम के अंदर 5 सेल मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसके ऊपर इंडेक्सेस को मेंशन करें तो हमारे पास कॉलम्स कितने आ रहे हैं? 5। 5 बाय 5 की एक स्क्वायर अरे हमारे पास मौजूद है। स्क्वायर अरे उसको कहते हैं जिसके अंदर इवन नंबर ऑफ कॉलम एंड रोज होते हैं, यानी कॉलम और रोज दोनों सेम होते हैं। अब इसमें अगर हम रोज देखें तो ये बेटे आपके पास 1 2 3 4 एंड 5, तो आपके पास जो रोज हैं वो भी 5 बन रही हैं। ठीक है, जो पहला इंडेक्स है यहाँ पे हमारे पास ग्रेड 1 1 दिया हुआ है। यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये इस सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब एक क्वेश्चन सबसे पहले कि हमें कैसे पता चला कि हमारा जो लोअर बाउंड है वो 0 नहीं है, वो 1 है। वो हमें पता चल रहा है इस जगह से, क्योंकि अगर वो इस सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इस सेल को रिप्रेजेंट करते हुए उसने रो एंड कॉलम की जो वैल्यू मेंशन की है वो 1 1 है। इसका मतलब ये हुआ कि जो वैल्यू हमारे पास पहले लिखी होती है वो हमेशा रो को रिप्रेजेंट करती है, जो बाद में लिखी होती है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करती है। और अगर ये दोनों मिलके एक फर्स्ट सेल को रिप्रेजेंट करें तो दैट मीन्स इनका जो लोअर बाउंड है रो का, या लोअर बाउंड जो कॉलम का है वो 1 है और मैक्सिमम हमारे पास 5 है। 1 कॉलम का लोअर बाउंड है और 5 अपर बाउंड है, रोज का भी कॉलम्स का भी। ओके, नाउ एट द स्टार्ट ऑफ द गेम the program places an x in a random cell not in grid 1 1 and empties all other cells in the grid। वो कहता है कि शुरू में, प्रोग्राम के शुरू में, जब ये प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो प्रोग्राम की स्टार्टिंग के अंदर आपका जो एक सेल है वो जो भी हमारे पास उसका, उसके अंदर जो पूरे जितनी भी हमारे पास ये टोटल अरे मौजूद है, इस किसी पूरी अरे के अंदर किसी भी एक जगह के ऊपर जाके वो एक्स मार्कर जो है वो सेव करवाता है। लेट से जैसे उसने यहाँ पे सेव करवा दिया। अब वो कह रहा है कि वो अरे में किसी भी जगह पे हो सकता है, लेकिन वो जगह आपकी 1 1 नहीं हो सकती, यानी ये वाला सेल उसने कहीं कभी भी यूज नहीं करना। इस सेल को छोड़ के बाकी किसी भी जगह के ऊपर आपका जो मार्कर है वो प्लेस्ड हो सकता है। ठीक हो गया? तो ये वाला जो पार्ट है इसको तो हमने निकाल दिया कि जो 1 1 वाला पार्ट है इसमें नहीं हो सकता, बाकी कहीं पे भी हो सकता। द प्लेयर स्टार्ट्स एट द टॉप लेफ्ट ऑफ द ग्रिड। अब जब प्लेयर स्टार्ट करता है तो वो स्टार्ट कब करता है? टॉप लेफ्ट ऑफ द ग्रिड, यानी कि लेफ्ट साइड से वो स्टार्ट करेगा, इस पॉइंट से, यानी जो जहां से भी हमने मार्कर किया हुआ है, जिसको मैंने शेडेड रीजन बनाया हुआ है,
इस पॉइंट से उसको वो स्टार्ट करना है। द प्लेयर हैज 10 मूव्स, और टोटल जो मूव्स हैं जिसमें प्लेयर वो फाइंड आउट कर सकता है कि वो मार्कर जो उसने बनाया है एक्स वो कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, तो उसके पास टोटल 10 टर्न्स हैं, 10 उसके पास टोटल उसकी क्वांटिटी है कि इतनी दफा वो अटेम्प्ट कर सकता है, और अगर उसको मिल जाएगा तो फिर आगे फर्दर देखते हैं कि प्रोग्राम हमें क्या कहता है। अब कहते हैं ड्यूरिंग द गेम द प्लेयर कैन मूव लेफ्ट, राइट, अप और डाउन बाय वन सेल एंड द मूव मस्ट बी विद इन द ग्रिड। अब वो कहता है कि किसी भी पॉइंट के ऊपर जब प्लेयर खड़ा हुआ है, किसी भी पॉइंट के ऊपर जो मौजूद है, वो एक जगह से किसी एक पॉइंट के ऊपर ही मूव कर सकता है, या वो अप जा सकता है, डाउन आ सकता है, लेफ्ट आ सकता है या राइट आ सकता है, बस इसके अलावा उसके पास कोई और मूवमेंट नहीं है। यानी वो इधर से अगर मूव करे, मैं अगर इसको एक डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट करूं, तो वो इधर आ सकता है, वो इधर आ सकता है, वो डायगोनल में नहीं जा सकता। अप डाउन डायगोनल में नहीं जा सकता, अप आ सकता है, डाउन आ सकता है, राइट आ सकता है, लेफ्ट आ सकता है। लेट सपोज अगर वो मूव करते हुए इस पॉइंट के ऊपर आ गया, तो यहां से अब आपके पास ऑप्शन है कि वापस वो ऊपर के सेल में जा सकता है, वो इस पॉइंट के ऊपर आ सकता है, बॉटम में आ सकता है, या फिर वो राइट साइड के ऊपर जा सकता है। ये उसके पास चार मूवमेंट्स मौजूद हैं। डायगोनल की मूवमेंट उसने नहीं दी, डायगोनल में वो मूव नहीं कर सकता। फिर उसने एक इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर मैसेज लिखा हुआ है, यू विन इज डिस्प्लेड इफ द प्लेयर मूव्स टू द सेल विद एक्स एंड हैज प्लेस 10 मूव्स और लेस। कि या तो उसने टोटल मूव्स 10 की हैं, उसको मार्कर मिल गया है, तो मार्कर मिलने पे आपने उसको बताना है कि भाई यस यू विन, कि आप जो है वो जीत गए हैं। ओके। फिर उसने लिखा हुआ है, यू लूज इज डिस्प्लेड इफ द प्लेयर हैज मेड 10 मूव्स विदाउट फाइंडिंग द एक्स। और अगर आपके पास करते करते मूव्स उसकी जो 10 हो चुकी हैं, तो फिर आपने उसको आउटपुट करवा देना है कि भाई आपको मार्कर नहीं मिला, तो हम इसको आगे फर्दर प्रोसीड नहीं कर सकते, यू लूज, ये मैसेज हमने डिस्प्ले करवाना। अब आप देखें, इसके अंदर कोई लंबी चौड़ी उसने एक्सप्लेनेशन नहीं दी हुई जैसे आपको बाकी क्वेश्चंस के अंदर गिवन होती है। ठीक हो गया ना? तो अब हमने इस पूरे प्रॉब्लम को लेके चलना है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन जो अभी तक पेपर के अंदर आया हुआ है, क्योंकि ये बिल्कुल टोटली जो क्वेश्चन है ना वो एक नए एंगल से उसने पूछा हुआ था, और उसका जो पेपर का इसका जो थ्रेशोल्ड अगर आप देखें तो वो भी इतना ज्यादा नहीं था जितना यूजुअली अब हमारा 2025 में और फिर इससे पीछे जा चुका है। अच्छा, अब सबसे पहला काम, अब इसमें हमारा टास्क है क्या, कि हमने इसमें काम करना क्या है। सबसे पहला काम तो ये है कि हमने अब देखना है कि ये जो मार्कर है, ये मार्कर हम इसमें कैसे प्लेस करवा सकते हैं। मार्कर को प्लेस करना इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क, क्योंकि इसमें हमने रैंडम नंबर्स को जनरेट करना है। रैंडम नंबर्स को जनरेट कैसे किया जाएगा वो हम फाइंड आउट करते हैं। अच्छा, अब सबसे पहली चीज, हमें रैंडम फंक्शन आना चाहिए। हम आप अब मैंने आपको बताया था कि हम रैंडम फंक्शन को यूज करते हैं इस तरह से। ये रैंडम फंक्शन, अगर आपने एक नंबर जनरेट करना है, उसकी रेंज होनी चाहिए, और वो रेंज क्या होगी? वो रेंज होनी चाहिए जी हमारे पास 1 से लेके 5 के दरमियान में। ठीक है, लेकिन हमने इस चीज को इंश्योर करना है कि वो 1 जनरेट ना करे। क्यों ना जनरेट करे? क्योंकि उसने हमें मना किया है कि हमने रो नंबर 1 और कॉलम नंबर 1 को यूज नहीं करना। ये जो सेल है, ये उसने कहा है कि इस सेल के अंदर 1 1 के अंदर आपने डेटा को इनपुट नहीं करवाना। इस मार्कर जो है वो मार्कर 1 1 के अंदर नहीं हो सकता, मार्कर कहीं पे भी और हो सकता है, लेकिन 1 1 के अंदर नहीं हो सकता। तो हमने इस चीज को भी इंश्योर करना है कि हमारा जब नंबर जनरेट हो, कोई भी रैंडम नंबर जनरेट हो, तो वो इंस्टेड के वो 1 से 5 के दरमियान में आए, उसको आना चाहिए 2 से लेके 5 के दरमियान में। अब ये जो वैल्यू है 2 से 5 के दरमियान में, ये रो की भी आनी चाहिए, और बेटे ये कॉलम की भी आनी चाहिए। यानी सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ रो का चेक कर लें कि रो 1 नहीं है तो चलो ठीक है सेव करा दें, नहीं। हमने ये देखना है कि रो नंबर भी 1 नहीं होना चाहिए और कॉलम नंबर भी 1 नहीं होना चाहिए। इस दोनों चीजों को हमने इंश्योर करना है।
अच्छा, अब अगर हमें रैंडम नंबर चाहिए, अगर हम एक रैंडम नंबर जनरेट कर ही रहे हैं, तो वो रैंडम नंबर जनरेट होगा कैसे? देखें, मैंने आपको ये बताया था कि जब भी हमारे पास कोई एक रैंडम नंबर जनरेट हो रहा हो, तो हम क्या करते हैं, उसमें उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है, जैसे मैं यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करता हूँ विद 4, बल्कि नहीं, 4 से नहीं, हम इसको करते हैं जी 4, ठीक है। अब 4 से इसको मल्टीप्लाई किया और मैंने इसमें कर दिया +1, बल्कि रैंडम को हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 से। अब रैंडम का ये जो फंक्शन होता है, इसका काम होता है कि इट विल जनरेट अ नंबर बिटवीन 1 एंड 5। यहाँ पे 1 से 5 के दरमियान में ये नंबर जनरेट करेगा, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 2 से 5 तक। ओके, अब अगर हम इसमें +1 कर देंगे, तो +1 करने से हो सकता है मिनिमम नंबर जो जनरेट हो वो हमारे पास होगा जी 1। ओके, 1 + 1 करेंगे तो हमारी जो रेंज है वो मिनिमम आ जाएगी 2। फाइन, बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन अगर उसने मैक्सिमम नंबर जनरेट कर दिया 5, तो 5 + 1 करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 6। तो जब 6 वैल्यू आ रही होगी, तो 6 डेटा आइटम जो है, जो इंडेक्स है 6, वो तो बेटे हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर है ना हमारे पास, इसको हमें थोड़ा सा शॉर्टर करना पड़ेगा। मैं अब यहां पे लिखता हूं 4 मल्टीप्लाई बाय 4। अब इसकी जो रेंज है, अब वो रेंज क्या हो गई है, 1 से 4 के दरमियान में। अब अगर वो मिनिमम नंबर जनरेट करेगा, तो मिनिमम नंबर जनरेट करने में क्या होगा, 1। वो मिनिमम नंबर क्या होगा बेटे, 1 होगा आपके पास। ओके, अगर वो मिनिमम नंबर 1 है और उसके अंदर हम 1 भी ऐड कर रहे हैं, तो उस 1 को ऐड करने से हमारे पास जो लोअर बाउंड बनेगा वो क्या होगा, 2। और इसी तरह से अगर वो मैक्सिमम नंबर जनरेट करता है 5, 4 + 1 इक्वल्स टू, वो नंबर क्या आएगा आपके पास, 5। ठीक हो गया ना? तो ये हमारे पास इसका जो है एक फॉर्मेट बन गया कि जी हमने नंबर कैसे जनरेट करवाना है। मिनिमम नंबर जो है वो भी आ गया हमारे पास 2, और मैक्सिमम नंबर जो है वो भी आ गया हमारे पास 5। तो ये हमारे पास रेंज बन गई। हमें पता चल गया है कि अब हमने ये जो मार्कर है, ये मार्कर हमने कैसे लगाना है। रैंडम नंबर होगा, रैंडमली चूज होगा, रो की वैल्यू भी रैंडमली आएगी, और जो कॉलम की वैल्यू है वो भी हमारे पास रैंडमली आ रही होगी। अब मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। ये मैंने आपको पहले एक्सप्लेनेशन इसलिए दी है ताकि, क्योंकि अक्सर बच्चों को रैंडम नंबर का आइडिया नहीं होता कि रैंडम नंबर हमने जनरेट कैसे करना है। ठीक हो गया ना? तो ये हमें बात क्लियर होगी कि रैंडम नंबर है, 2 से लेके 5 के दरमियान हमने रैंडम नंबर जनरेट करना है, और फिर उसका जो भी मार्कर होगा वो हमने वहां पे सेव करवाना है। अब ये वाला जो काम है, ये वर्किंग है। मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में भी बताया था कि यू नीड टू मेक श्योर कि जब भी आप 15 मार्कर क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करें, जैसे मैंने अभी हर एक पॉइंट को देखो, मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है, उसको अंडरस्टैंड किया है, और उसके साथ साथ मैंने उसके अंदर जो चीजें थी उसको देखा है, नोट किया है कि अच्छा ग्रिड का अरे का नाम मेरे पास क्या आ रहा है, लोअर बाउंड अपर बाउंड क्या आ रहा है, रैंडम नंबर जनरेट कैसे करना है। ये वो आपकी वर्किंग है जो आपको पहले 5 से 7 मिनट के अंदर, 8 मिनट के अंदर, या 10 मिनट के अंदर करनी है। ठीक है ना? क्योंकि अगर आप लोग ये काम नहीं करोगे पेपर के अंदर, और पेपर में एक चीज का ख्याल रखना है कि आपके पास 1 आवर है, 1 आवर के अंदर आपका 60 मार्क्स का पोर्शन हो जाता है अगर आपको पेपर आता है। चले 10 मिनट ऊपर भी लगा लें, लेकिन कोशिश आपने ये करनी है 1 आवर 5 मिनट्स के अंदर अंदर आपके पास वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। बाकी बाकी जो 40 मिनट्स हैं वो आपने सारा टाइम इसके ऊपर इन्वेस्ट करना है। एंड ये नहीं करना आप लोगों ने कि अच्छा यार कोई बात नहीं, मेरे 60 आ गए हैं तो मैं 15 मार्कर में से कुछ भी कर लूं, थोड़ा सा भी कर लूं, 5 नंबर का कर लूं, 3 नंबर का, 2 नंबर का आ जाएंगे। ये काम नहीं करना। इस चीज को जरा प्लीज अपने माइंड से ना निकाल देना है। ये भी उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जितने बाकी क्वेश्चन हैं, और थ्रेशोल्ड जितना ज्यादा ऊपर जा चुका है, वी नीड टू मेक श्योर कि हम इसके अंदर एटलीस्ट 12 मार्क्स स्कोर करें हर बच्चा। ले जी, अब हम इसको फॉर्मली स्टार्ट करने जा रहे हैं। एज ऑलवेज यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं इनको हमने नोटिस करना है, इनको देखना है, इनको पढ़ना है ध्यान से। उसने लिखा हुआ है राइट अ प्रोग्राम दैट मीट्स दीज रिक्वायरमेंट्स, यू मस्ट यूज सूडो कोड और प्रोग्राम कोड एंड ऐड कमेंट्स टू एक्सप्लेन हाउ योर कोड वर्क्स। ये एक्सप्लेनेशन बहुत जरूरी है
आपने उसके प्रॉपर लेफ्ट साइड पे राइट साइड के ऊपर जहां आपको स्पेस मिल रही है, एम्प्टी स्पेसेस छोड़नी है, 3 शीट्स आपके पास अवेलेबल हैं। इफ यू वांट एंड टू ऐड अनदर शीट यू कैन आस्क द इन्विजिलेटर टू प्रोवाइड यू अ शीट। आप उसके ऊपर भी बाकी जो कोड रह गया वो लिख सकते हैं, लेकिन प्लीज नाइस एंड टाइडी कीजिएगा। इसके ऊपर कोई क्रॉस कटिंग बार बार ये काम नहीं करना। अगर आप श्योर नहीं है, आप एक्स्ट्रा शीट लें, उसके ऊपर जो आपने रफ वर्क करना है, वर्किंग करनी है, वो आप वहां पे करें। You do not need to declare any array or variables. You may assume that this has already been done. ले जी, ये काम तो यहीं से खत्म हो गया कि कोई भी वेरिएबल, कोई अरे आपने डिक्लेयर नहीं करनी। अब अगर आप यहाँ पे डिक्लेरेशन की तरफ जा रहे हैं तो फजूल में आप अपना टाइम जाया कर रहे हैं, कोई काम नहीं करना। हाँ, इस चीज को आपने जरूर नोट करना है कि जहां पे उसने एक चीज आपको एक्सप्लिसिटली क्वेश्चन के अंदर मेंशन करके दी हुई है कि ऑल इनपुट्स एंड आउटपुट मस्ट कंटेन अ सूटेबल मैसेज, तो मेरा पुत्र उसको आपने फोकस करना है, उसको देखना है, वो जरूरी है। जो इनपुट आपने लेनी है, यूजर से लेनी है, उसको आपने आउटपुट कराना है, कुछ भी करना है, आपने उसके लिए ये वाला काम करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि उसके अप्रोप्रिएट जो प्रॉम्प्ट मैसेजेस हैं वो जरूर डिस्प्ले हों। ओके, अब यहाँ पे आ जाते हैं। मैं नीचे वाली स्पेस, क्योंकि हमने ये लास्ट टाइम भी डिसाइड किया था कि हम इस स्पेस को एम्प्टी छोड़ेंगे अगर कोई डिक्लेरेशन होगी। फिलहाल तो हमें यहाँ पे जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पेज एक पे सोल्यूशन हमारा आ जाएगा पूरा। तो मैं इसलिए इसको साइड पे लिख रहा हूँ ताकि आप साइड बाय साइड चीजों को देखते भी रहें, और आई होप कि ये आपको सही से विजिबल भी है। अच्छा, ओके जी। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला काम क्या है जी? वी नीड टू पुट अ मार्कर, वी नीड टू जनरेट अ रैंडम नंबर। ओके, हम यहाँ पे पोस्ट कंडीशन लूप यूज कर सकते हैं, प्री कंडीशन यूज कर सकते हैं, फॉर लूप यूज नहीं कर सकते। लेट्स से मैं यहाँ पे कहता हूँ जी मैंने रिपीट अंटिल यूज करना, रिपीट। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने उसकी जो रो नंबर है वो जनरेट करना है, तो उसके लिए वेरिएबल का नाम हमने रख दिया रो नंबर। अब इसके अंदर रैंडम नंबर हम जनरेट करेंगे, रैंडम मल्टीप्लाई बाय 4, और फिर इसके अंदर हमने +1 कर देना है। ठीक है जी। तो +1 करने से क्या होगा कि हमारे पास जो मिनिमम रेंज है वो 2 और मैक्सिमम जो रेंज है वो हमारे पास 5 आ जाएगी। फिर सिमिलरली वी नीड टू जनरेट द कॉलम नंबर एज वेल, तो कॉलम नंबर को भी जनरेट करेंगे रैंडम अच्छा बेटे, आप लोगों की जो अगर किसी की कोई क्वेरी है, हैंड रेज कर रहे हैं, माइक इज म्यूटेड, तो यू कैन पुट योर क्यूरी ऑन माई व्हाट्सएप। ठीक है जी, यहाँ पे +1 आ गया। ये रैंडम नंबर हमारे पास जो है वो अभी यहाँ पे जनरेट हो चुका है। ओके, फर्दर अब हमने इसको कब तक चलाना है? हमने अब इसको कब तक चलाना है? हमने इस रैंडम नंबर को तब तक दोबारा रिपीट करना है जब तक हमारे पास ये वाली रेंज हमें नहीं मिल जाती कि मिनिमम वैल्यू 2 हो और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमारे पास 5 आ जाए। ओके, अब हम यहां पे लिखते हैं अनटिल रो नंबर not equals to 1 and simultaneously the column number not equals to 1, कि रो नंबर भी 1 नहीं है और कॉलम नंबर भी 1 नहीं है। जब तक ये दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली ट्रू नहीं होती तो वो वापस ऊपर जाएगा और वो जाके दोबारा इन नंबर्स को जनरेट करेगा। सही हो गया। अब ये हमने उसके लिए एक, आप क्या कह लें उसको, एक हमने कोड बना दी, ऐसा लूप बना दी ऐसा, जिसके अंदर से वो तब तक नहीं निकलेगा जब तक रो नंबर 1 के अलावा और कॉलम नंबर 1 के अलावा कुछ नहीं आ जाता हमारे पास। ठीक है, हम यहाँ पे स्पेस एम्प्टी है, यहाँ पे इसका जो कमेंट है वो आप ऐड कर सकते हैं। कमेंट आप ऐड कर सकते हैं इधर से, ये साइट पे मेंशन कर दें, यहाँ पे आप लेट से ऐड करें, इस पॉइंट के ऊपर आप ऐड कर दें, यहाँ पे आप ऐड कर दें, तो ये आपके पास टोटल जो है ना उसके पॉइंट्स आ जाएंगे। पहली वाली लाइन का मकसद क्या है कि वी नीड टू जनरेट अ रैंडम नंबर फॉर अ रो जिसमें वो मिनिमम वैल्यू जो है 2 आए और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो हमारे पास 5 आ जाए।
जी, रैंडम नंबर को मल्टीप्लाई बाय 4 इसलिए किया है क्योंकि हमने जब भी कोई एक रैंडम नंबर जनरेट करना होता है तो जो मैक्सिमम रेंज होती है उससे उसको मल्टीप्लाई किया जाता है। रैंडम नंबर जो होता है वो इटसेल्फ एक नंबर जनरेट कर रहा होता है जो कि बहुत स्मॉलर होता है, 0 से 0.9999 के दरमियान में होता है। लेकिन उसको हमने जनरेट करवाने के लिए उसका एक मेथड होता है कि जब भी आपने रैंडम नंबर को जनरेट करना है तो उसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है उससे आप उसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है ना यार बेटे? अच्छा जी, अब ये वाला पहला वाला टास्क हमारा कंप्लीट हो गया। ये जो मार्कर था, दिस मार्कर इज डन। हमने यहाँ पे जो मार्कर है वो मार्क कर लिया। ठीक हो गया? ओके। अब जब ये लूप से बाहर आएगा तो अरे हमारे पास ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है। हमने इस अरे को यूज करना है। रो नंबर, कॉलम नंबर, और यहाँ पे हमने वो जो हमारा मार्कर है एक्स वो हमने प्लेस कर दिया। अब हमें कोई आइडिया नहीं है वो रैंडम नंबर कौन सा होगा, किस पॉइंट के ऊपर हमने अरे के अंदर इसको प्लेस किया है। जो भी उसने जो भी हमारा टास्क है वो प्लेस हो गया। ठीक है जी, ये पहला वाला काम कंप्लीट हो गया। अब अब हम गेम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब जब हमारी गेम स्टार्ट हो रही है तो उस गेम के स्टार्टिंग के अंदर हमारे पास अब मोइज कामरान बेटे आपने व्हाट्सएप पे पोस्ट करना है बेटा। उसने लिखा हुआ द प्लेयर कैन मूव लेफ्ट राइट अप और डाउन। कि एक प्लेयर के पास चार मूव्स हैं। उसने अप जाना है, डाउन जाना है, लेफ्ट जाना है, राइट जाना है। ओके, लेट्स से कि ये हमारे पास एक सेल मौजूद है। मैं यहाँ पे इसको मार्क कर रहा हूँ। ठीक है जी, ये वाला एक सेल है जिसमें हमारे पास रो नंबर ये आ रही है 2, और कॉलम नंबर जो है वो हमारे पास 3 आ रहा है। अगर वो कहता है कि मैंने अपवर्ड जाना है तो अपवर्ड जाते हुए क्या होगा? हमारे पास जो रो नंबर है हमारे पास जो रो नंबर है उसको हमें क्या करना पड़ेगा बेटे? -1 करना पड़ेगा। अगर मैंने इस सेल से मूव करके इस सेल के ऊपर आना है तो मुझे क्या करना है? रो नंबर को माइनस करना है, कॉलम नंबर मेरा सेम रहेगा। ओके। अगर मैंने इस सेल से मूव करके डाउनवर्ड आना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? रो नंबर के अंदर +1 करना पड़ेगा। यानी अगर मैंने अप जाना है तो ये काम करना है, अगर मैंने डाउन आना है तो मुझे ये वाला काम करना है, रो +1 वाला। बात क्लियर होगी ना? क्योंकि कॉलम दोनों में सेम रह रहा है। अगर मैं एक ही कॉलम के अंदर अपवर्ड जा रहा हूं तो मुझे रो को -1 करना है क्योंकि सेकंड रो की बजाय नाउ आई एम शिफ्टिंग टुवर्ड्स द फर्स्ट रो। लेकिन अगर उसी कॉलम में रहते हुए मुझे नीचे की तरफ आना है तो मुझे अपनी रो नंबर को अपडेट करना है, उसको +1 करना है। ये तो हो गई एक मूव, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। ओके। द थर्ड मूव इज कि व्हाट इफ वी नीड टू शिफ्ट फ्रॉम दिस सेल टू द राइट साइड। अगर मैं राइट साइड पे शिफ्ट कर रहा हूं तो मेरे पास जो रो नंबर है वो तो सेम रहेगा। लेकिन अगर मैं राइट साइड के ऊपर जा रहा हूं तो मुझे अब क्या करना पड़ेगा? कॉलम में +1 करना पड़ेगा क्योंकि मेरा जो कॉलम है वो चेंज हो रहा है, रो नंबर मेरे पास सेम है। ओके। अगर मैं इधर से शिफ्ट कर रहा हूं टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड वेयर आई एम स्टैंडिंग राइट नाउ, from that point if I am shifting towards the left side, in that particular case I need to decrease the column number and the row number will remain the same. अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट लॉजिक है। डायगनल हमने मूव नहीं करना, वो हम उसको ऑप्शन भी नहीं देंगे। अब हमने अगला काम करना है। अगला काम हमारा क्या है कि हम भाई उसको बता रहे हैं कि आपके पास अब चॉइसेस हैं, आप हमें बताएं कि आपने अपवर्ड मूव करना है, डाउनवर्ड करना है। स्टार्टिंग पॉइंट हमारा कौन सा है? स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास ये वाला है। यहाँ पे उसने मार्कर नहीं रखवाया लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट हमारा यही है कि यार ऐसा ना हो कि जब वो गेम को स्टार्ट करे तो पहले ही पॉइंट के ऊपर उसको मार्कर मिल जाए, इसीलिए उसने कहा कि मार्कर यहां नहीं होगा कहीं और होगा। तो स्टार्टिंग पॉइंट हमारा वही होगा। ठीक है? ओके। अब हम यहाँ पे कुछ चीजों को इनिशियलाइज करते हैं। सबसे पहले जो है हमें उसको करना है, अ, उसके जो सेल हैं प्लेयर, इनिशियली जो हमारे पास
होगा प्लेयर का रो नंबर वो भी 1 होगा और प्लेयर का जो कॉलम नंबर होगा बेटे वो भी आपके पास 1 होगा, क्योंकि जब स्टार्ट हो रहा है तो स्टार्ट हमारा 1 1 से हो रहा है। ओके, फिर हम एक बूलियन फ्लैग वैल्यू ले लेते हैं, उसको हम कह लेते हैं जी फाउंड है, उसको हमने इनिशियलाइज कर दिया फॉल्स से। ये फॉल्स फ्लैग क्यों यूज होगा, यहाँ पे हम इसका कमेंट ऐड कर देते हैं। इट विल टेल वेदर मार्कर was found और नॉट। ठीक है ना, कि ये हमें बताएगा कि मार्कर हमें मिला है या नहीं मिला। फिर उसके बाद अगला काम क्या है, हमारे पास जो टोटल मूव्स हैं वो कितनी है। हमारे पास जो टोटल मूव्स हैं जी वो है टोटल 10 10 बताई थी उसने। ये जो टोटल मूव्स आ रही हैं हमारे पास, वो टोटल मूव्स जो है वो हमारे पास 10 आ रही है। ओके, तो हम यहाँ पे टोटल मूव्स जो हैं वो भी पुट कर लेते हैं जी। यहाँ पे हम उसको कह देते हैं कि हमारे पास जो टोटल मूव्स हमारे पास आ रही हैं वो 10, क्योंकि हमने इसको रेपिटेशन के अंदर लेके जाना है। हमें दो हमारी कंडीशन होंगी जिसमें हमने देखना है कि हमारे पास जो टोटल मूव्स हैं वो हमारे पास 10 है, और जो प्लेयर की मूव्स हैं उसको भी हम इनिशियलाइज कर देते हैं कि शुरू में दैट इज प्लेयर मूव्स जो हैं वो भी हमारे पास 0। अब हम यहाँ पे एक लूप लगाते हैं, प्री कंडीशन लूप लगा रहे हैं। while we have found equals to false। ठीक है जी, फाउंड की वैल्यू क्या है, फॉल्स है। ओके, ओके, उसके साथ और दूसरी कंडीशन क्या है, एंड प्लेयर की जो मूव्स हैं वो टोटल मूव्स के इक्वल नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, कि जो हमारे पास प्लेयर है उसकी जो मूव्स हैं वो लेस हैं हमारे पास टोटल मूव्स जितनी भी अवेलेबल हैं उससे, अगर वो कम। ठीक हो गया। ओके, अब अगला काम क्या है, अब अगला काम ये है कि हमने अब उसको मूव करवाना है। हमने उससे एक वैल्यू इनपुट लेनी है कि भाई आप बताएं कि आपने किस डायरेक्शन के अंदर जाना है। हमने लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, कहाँ पे जाना है, इस चीज को हमने नोट करना है। ओके, अब यहाँ पे मैं एक प्रॉम्प्ट मैसेज डिस्प्ले करवा रहा हूँ। हम यहाँ पे केस स्टेटमेंट भी यूज करेंगे, हम इफ एल्स स्टेटमेंट भी लगा सकते हैं वैसे तो। पहले एक मैसेज जनरेट करते हैं, काइंडली इनपुट योर मूव डायरेक्शन, कि मूव डायरेक्शन जो है वो हमें बता दें कि आपने किस साइड के ऊपर जाना है। ठीक है, अब जो मूव डायरेक्शन है अब जो मूव डायरेक्शन है जी वो हम यहाँ पे इनपुट करवाते हैं। उसके लिए हमने लिख दिया है इनपुट डायरेक्शन। वेरिएबल्स के नाम आप मीनिंगफुल कोई भी रख सकते हैं, मैंने इसका नाम डायरेक्शन रख दिया। ओके जी, फिर इसके अंदर अब डायरेक्शन जो है उसने हमें दे दिया। वो अच्छा, इसको थोड़ा सा हम स्पेसिफाई अगर कर दें, एक और प्रॉम्प्ट मैसेज जो है वो डिस्प्ले करवा दें अगर, तो वुड बी बेटर, क्योंकि वो अपर केस लोअर केस वाला भी फिनोमेना इसमें आ सकता है, क्योंकि जब वो इनपुट करा होगा तो हमने उस चीज को भी देखना है। बल्कि उसके बगैर ही कर लेते हैं, इनपुट डायरेक्शन। और अब यहाँ पे हम कह देंगे जी कि डायरेक्शन को आप सारे को अपर केस में कर लें, यू केस और डायरेक्शन आ गया हमारे पास, ताकि हम उसको सारा जितना भी उसके अंदर अल्फाबेट्स हो वो अपर केस के अंदर चले जाए। और फिर यहाँ पे हम एक केस स्टेटमेंट अप्लाई कर लेते हैं, केस ऑफ
डायरेक्शन। हमारे पास अब कितनी डायरेक्शंस हैं? अप और डाउन था पहले, अप डाउन और लेफ्ट राइट था। Okay. हमने अब लिख दिया है जी अप, अपर केस के अंदर। फिर दूसरा हमने लिख दिया है डाउन, इसको भी हमने अपर केस में लिख दिया है। फिर है जी हमारे पास लेफ्ट, इसको भी अपर केस में लिख दिया है। और फिर हमने लिख दिया है जी राइट, और ये भी अपर केस के अंदर आ गया। ये हमारे पास केसेस बन गए हैं 4। यू केस का काम होता है कि सारे अल्फाबेट्स को अपर केस में कन्वर्ट करना। अच्छा जी, अब अगला काम क्या है? हमने यहाँ पे क्या देखा था जी, कि जो हमारे पास उसका जो सेल होगा उसने जो मूव करना है, जो प्लेयर का रो नंबर है वो किस डायरेक्शन में जाएगा। शुरू में तो वो 1 1 के ऊपर स्टैंड कर रहा है, अगर वो अप जाता है तो फिर हमने क्या करना है, मैंने आपको बताया था। अगर वो अपवर्ड मूव करेगा तो रो की वैल्यू जो है वो हमारे पास माइनस में होगी, जैसे मैंने यहाँ लिखी है। अगर डाउनवर्ड आती है तो रो की वैल्यू में +1 होगा। ओके, अब अगर वो अप आ रहा है तो हमने क्या करना है जी, प्लेयर रो नंबर जो भी उसकी वैल्यू है, ठीक है, उसमें हमने माइनस कर देना है 1 अगर वो अप जा रहा है। ओके, हमने माइनस तो कर दिया, लेकिन आप देखो हमें यहाँ पे अब एक और भी चीज इंक्लूड करने की जरूरत है, और वो चेक है। वो चेक कौन सा है कि देखो, अगर मैं 1 1 पे स्टैंड कर रहा हूं और 1 1 पे स्टैंड करते हुए मैंने कह दिया कि मैंने अप जाना है, तो भाई अब तो आप जा ही नहीं सकते। अगर आप अप की तरफ देखेंगे या 1 1 पे स्टैंड करते हुए आप लेफ्ट की तरफ देखेंगे, तो ना लेफ्ट पे कुछ है ना अप है कुछ। वी हैव ओनली टू चॉइसेस, वेदर टू मूव टुवर्ड्स राइट साइड और टू मूव टू द बॉटम। अब 2 डायरेक्शन हैं। अब हमने इस चीज को भी वैलिडेट करना होगा, तो इस चीज की वैलिडेशन के लिए हम इसको डायरेक्टली प्लेयर के रो नंबर के अंदर सेव नहीं कराएंगे, बल्कि हम उसको एक मैं यहाँ पे ले लेता हूं, एक टेम्प रो, उसको हम नाम दे देते हैं टेम्प रो, इसके अंदर सेव करा लेते। जब हम डाउनवर्ड आ रहे होंगे तो डाउनवर्ड के अंदर हमारा जो रो नंबर है बेटे वो इंक्रीज होगा, तो मैं उसको भी टेम्परेरीली पहले सेव कराऊंगा क्योंकि इसको हमने वैलिडेट करना है कि वो अरे के इंडेक्सेस से बाहर ना चला जाए। इसी तरह मेरे पास लेफ्ट साइड के लिए भी आ जाएगा। अगर मैंने लेफ्ट साइड के ऊपर जाना है, लेफ्ट कॉलम में आना है मैंने, तो मुझे उसको यहाँ पे करना पड़ेगा जी। टेम्प कॉलम है, प्लेयर हमने लिखा हुआ है जी, कॉलम नंबर उसका नाम, उसमें हमने -1 कर दिया। और फिर इसी तरह से जब हम राइट पे जाएंगे तो हम इसके कॉलम को +1 कर देंगे, प्लेयर कॉलम नंबर +1। ठीक हो गया जी। अब ये तो होगी डायरेक्शन। ओके, अब इसके बाद अगला काम हमने अब क्या करना है? अब हमने देखना है कि भाई ये जो पूरा काम हम कर रहे हैं, अगर फॉर एग्जांपल लेट सपोज कि यूजर ने हमें कोई एक वैल्यू दे दी, वो 1 1 पे स्टैंड कर रहा था, और हमने अभी इनको आगे जब वैलिडेट किया तो वैलिडेट करने से हमें ये पता चला कि हमारे पास जो रो की वैल्यू है वो कम हो गई है, वो माइनस में चली गई है, कॉलम की वैल्यू है वो 5 से ज्यादा हो गई है, तो वो तो मूव हमारी लेजिट नहीं होगी। तो उस काम को दोबारा से हमें रिपीट करना पड़ेगा, ठीक है ना? हमें उस टास्क को दोबारा से रिपीट करना पड़ेगा। अब देखते हैं कि उसको हमने काउंटर किस तरह से करना है। सही हो गया? अच्छा जी, अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस पूरे काम को जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, हम ये करते हैं कि भाई आप ऐसा करें कि जहां पे ये केस ऑफ डायरेक्शन हमारे पास दोबारा आ गया ना, आप ऐसा करें कि इस काम को, इस टास्क को दोबारा से रिपीट भी करें। लेकिन उस काम को इंक्लूड करने से पहले हम इसकी वैलिडेशन कर लेते हैं, ताकि हमें एक स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट हमारा बिल्डअप हो जाए, कि हमें पता चल जाए कि व्हाई वी आर रिपीटिंग दिस टास्क। अब जब यहाँ पे केस स्टेटमेंट एंड हो जाएगी, अगर इसके अलावा कोई हमारे पास आता है तो हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं जी, बल्कि नहीं, अदरवाइज की जरूरत नहीं है, उसके बगैर भी हो जाएगी। हम यहाँ पे कहते हैं जी एंड केस,
अब इसके स्टेटमेंट के बाद नाउ वी आर गोइंग टू वैलिडेट। अब वो वैलिडेट क्या करें कि हमने देखना है कि रो नंबर जो है वो हमारे पास कम तो नहीं हो गया। अगर रो नंबर हमारे पास कम हो गया तो फिर हमें देखना है कि भाई नहीं, ये मूव आपकी वैलिड नहीं थी, यू नीड टू अगेन इनपुट द मूव। ओके, अब इस चीज के लिए हम करते हैं जी इफ टेम्प रो अगर वो लेस देन 1 हो गई है या फिर टेम्प रो ग्रेटर देन हो गई है आपके पास, लेट सपोज हम इसने हमें कहा है 5, ठीक है जी, और देन फिर हम क्या करेंगे जी, हम एक बूलियन केस वैल्यू यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं, बल्कि यहाँ पे उसके साथ हम इधर मैं यहाँ पे इसको इनिशियलाइज करवा रहा हूँ। रॉन्ग मूव और उसको मैंने इनिशियलाइज करा दिया है फॉल्स। ठीक है, एक हमने वेरिएबल लिया रॉन्ग मूव से कि उसको पता चल जाए कि भाई आपने रॉन्ग मूव किया। तो अगर यहाँ पे आ जाता है रॉन्ग मूव, उसको मैंने ट्रू कर दिया कि भाई यस यहाँ पे रॉन्ग मूव हो गई है। ठीक है ना। अच्छा, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो इसका मतलब है कि हमारा जो रो नंबर है वो बिल्कुल ठीक है। तो रो नंबर जो ठीक होगा हम उसको फिर जो प्लेयर रो नंबर हमने लिया है उसके अंदर सेव करवा देंगे। ठीक है ना। जो प्लेयर रो नंबर था उसके अंदर हमने जो भी टेम्प कैलकुलेट किया हुआ है उसको बेटे हमने सेव करवा दिया। इधर आ जाएगा हमारे पास टेम्प रो और इसके बाद हम इसको एंड कर देंगे। अब मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, पहले आप इसको ध्यान से सुनिएगा कि मैंने ये क्या किया। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे इस पूरे पोर्शन के अंदर डायरेक्शन को मैंने इनपुट लिया, ठीक है, अप डाउन लेफ्ट राइट। अब एक चीज कि अगर उसने इसके अलावा कोई इनपुट कर दी तो जो अभी हमने मूव वाला इंट्रोड्यूस किया है मैं यहाँ पे लिख देता हूं अदरवाइज रॉन्ग मूव, उसको हमने ट्रू कर दिया। अब ये वो केस बन गया कि अगर अप डाउन लेफ्ट राइट के अलावा कुछ इनपुट करेगा तो रॉन्ग मूव को वो ट्रू कर देगा। अगर रॉन्ग मूव हमारा ट्रू हो गया है तो इट मींस कि हमें जो सारा काम अभी हमने जो इनपुट किया हुआ है ना, हमें जो डायरेक्शन है या जो भी हमारे टास्क है ना, दैट नीड्स टू बी इनपुट अगेन। अब देखो, अगर हमने सिर्फ ये वाला जो टास्क है यहां से स्टार्ट करके ये वाला टास्क इंक्लूडिंग द कॉलम 1 जो भी हमने कॉलम के लिए भी लिखना है, अगर हमने सिर्फ उसी को रिपीट करना है, अगर हमने उसी को ही रिपीट करना है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको एक और लूप के अंदर पुट करना पड़ेगा। क्यों पुट अप करना है? क्योंकि वी नीड टू मेक श्योर कि जो हमारी डायरेक्शंस हैं वो इन चारों में से ही होनी चाहिए, इनके अलावा नहीं होनी चाहिए। अगर इनके अलावा कोई डायरेक्शन हमारे पास आ रही है तो वो कहे कि भाई नहीं, ये रॉन्ग मूव थी आपकी, दोबारा से इनपुट करो। नंबर 1 केस। नंबर 2 केस कि अगर हमने डायरेक्शन इनपुट की है, हो सकता है कि वो डायरेक्शन लेफ्ट की हो, हम जिस पॉइंट के ऊपर स्टैंड कर रहे हैं, या वो राइट की हो कि हम एक्सट्रीम राइट साइड के ऊपर जा चुके हैं और जब वो कॉलम नंबर इनपुट करवाए तो कॉलम नंबर एक्सीड कर जाए 5 से, तो वो तो रॉन्ग मूव हो जाएगी। तो फिर उसको हमने दोबारा से उससे डायरेक्शन इनपुट लेनी है अनटिल अनलेस वी हैव अ राइट डायरेक्शन। आई होप कि ये बात आपको अब क्लियर होगी। मैंने इसको शुरू में इसलिए इंक्लूड नहीं किया था ताकि इसका एक वैलिड पॉइंट बना के हम यहाँ पे इंक्लूड कर सकें। तो मैं इस पूरे कोड को यहाँ से शिफ्ट करता हूँ थोड़ा सा नीचे, एक पॉइंट इधर, ठीक है, और यहाँ पे हम इसके ऊपर रिपीट लिख लेते हैं। ठीक है जी, कि आप इसको रिपीट करें, आप इस पूरे प्रोसेस को जो है वो बार बार रिपीट करें। और आपने इसको कब तक रिपीट करते रहना है? जब तक या तो आपके पास डायरेक्शन चारों नहीं आ जाती या जो आपकी मूव जो है वो वैलिड नहीं हो जाती। ठीक है, अनटिल रॉन्ग मूव इक्वल्स टू हमारे पास फॉल्स नहीं आ जाता कि रॉन्ग मूव ना हो। रॉन्ग मूव अगर हुई है तो वो दोबारा से लूप को चलाएगा। ठीक है जी। ओके, अब यहाँ पे अगले पेज पे आ जाते हैं जी।
इस पॉइंट के ऊपर अब हमने कॉलम को वैलिडेट करना है। हम यहाँ पे देखेंगे कि थोड़ा बहुत प्रीवियस पेज पे भी देखना पड़ेगा, साथ साथ हमने यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिया हुआ था टेम्प कॉलम, ठीक है ना। टेम्प कॉलम को हमने देखना है कि जो टेम्प कॉलम है हमारा वो ग्रेटर देन 5 या लेस देन 1 तो नहीं हो गया। तो मेरा बेटा यहाँ पे हम अब चेक करेंगे इफ टेम्प कॉलम लेस देन 1 और टेम्प कॉलम ग्रेटर देन 5, अगर दोनों में से कोई एक भी कंडीशन ट्रू है तो हमने बूलियन फ्लैग वैल्यू लिया है रॉन्ग मूव, उसको वो ट्रू कर देगा। रॉन्ग मूव और उसके अंदर हमने वैल्यू सेव करवा दी है ट्रू। ठीक हो गया बेटे। अब यानी कि ये वो केसेस हैं जिसमें हमें पता चल रहा है कि भाई ये रॉन्ग मूव है। कॉलम की वैल्यू 1 से कम नहीं हो सकती, कॉलम की वैल्यू 5 से ज्यादा नहीं हो सकती। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब है कि वो उनकी जो मूव्स थी वो बिल्कुल लेजिट है। तो फिर हम क्या करेंगे कि हमने जो कैलकुलेट किया है टेम्प कॉलम, उसको फिर हम प्लेयर के कॉलम नंबर के अंदर सेव करवा देंगे, क्योंकि प्लेयर का कॉलम नंबर सेम रहना है। वो हमने रखा हुआ है जी प्लेयर कॉलम नंबर, उसके अंदर जो टेम्परेरी कैलकुलेटेड वैल्यू थी कॉलम की वो अब हम सेव करा देंगे, क्योंकि हमारे पास एक्यूरेट मूव आ गई है। फिर यहाँ पे मैं इसको एंड इफ कर रहा हूँ। अब हमारी रोज भी जो है वो वैलिडेट हो गई हैं और जो हमारे पास कॉलम है वो भी वैलिडेट हो गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको एंड कर रहा हूँ, जिसके अंदर हमने, बल्कि यहाँ पे भी हम इसको एंड नहीं करेंगे, इसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। अब हम फाइंड आउट करते हैं यहाँ तक हमारे पास रो एंड कॉलम आ चुके हैं। अब हम उसको देखते हैं कि हमारा जो नंबर है, जो रो एंड कॉलम नंबर आया है, क्या वहां पे हमारा मार्कर पड़ा हुआ है या नहीं पड़ा हुआ। लेकिन अगर वो नहीं पड़ा हुआ तो फिर हमने क्या करना है, उसको मूव को काउंट कर लेना है। ठीक हो गया। बल्कि हम इसको इसी पॉइंट के ऊपर एंड कर देते हैं तो दैट वुड बी बेटर, क्या कि वो मूव जो है वो हमारी एक्यूरेट आ जाए। अच्छा जी, अनटिल रॉन्ग मूव इक्वल्स टू फॉल्स, के तब तक करना है जब तक रॉन्ग मूव हमें फॉल्स ही ना मिल जाए। जब तक वो फॉल्स नहीं मिलेगा हम इसको दोबारा दोबारा जो है वो रिपीट करते जाएंगे। जैसे वो वैल्यू, जब तक वो वैल्यू हमारी फॉल्स रहेगी तो वो लूप के अंदर दोबारा दोबारा आता रहेगा। अब एक चीज हमने यहाँ पे चेंज ये करनी है, क्योंकि वो हमने बाहर लिख दिया हुआ है उसको, मैं इसको जो प्रीवियस कंडीशन हमने लिखी हुई थी उसके अंदर ऐड कर देते हैं, ताकि जब अगली आइट्रेशन आए तो हर दफा उसकी जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली हमारी इनिशियलाइज भी हो जाए। मैं इसको थोड़ा सा शिफ्ट करता हूँ ऊपर को, ताकि ये हमारा प्रोग्राम थोड़ा सा ऊपर की तरफ एडजस्ट हो जाए। ठीक है जी। जी, मुझे क्वेश्चंस आ रहे हैं व्हाट्सएप पे, मैं देख रहा हूँ उसको। लेकिन मैं उनको आंसर भी इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैं अभी साथ साथ वो चीज़ें गाइड कर रहा हूँ, और वो चीज़ें गाइड करने से ऑटोमेटिकली आपको समझ आती जाएंगी। ठीक है जी। डायरेक्शन हमने इनपुट कर ली है और उसके बाद फिर हम इसको चलाते जा रहे हैं आगे फर्दर। ठीक है जी, अब आ सकते हैं। अब यहाँ तक होगी। ये लूप हमारा तब तक चलता रहेगा जब तक हमारे पास वैल्यूज में फॉल्स नहीं आ जाती, और फॉल्स तभी आएगी जब हमारे पास वो एक्यूरेट हो जाएगा, बिल्कुल हमारा जो नंबर है वो बिल्कुल एक्यूरेट आ चुका होगा। अच्छा, फिर इसके अंदर अगला जो पार्ट है, अब हम उसके अंदर डेटा को फाइंड करेंगे कि जो रो एंड कॉलम की वैल्यू हमारे पास आई है क्या वहां पे एक्स मार्कर पड़ा हुआ है या नहीं पड़ा हुआ। ग्रेड, हम यहाँ पे देख रहे हैं प्लेयर रो नंबर कॉमा, ले लिख दिया, प्लेयर रो नंबर कॉमा प्लेयर कॉलम नंबर। मैंने इसके नाम कुछ बड़े लिख दिए हैं, अगर आप उसका कुछ शॉर्टर नाम रखना चाहें तो वो भी ठीक है। अगर उस पॉइंट के ऊपर हमारे पास एक्स पड़ा हुआ है तो फिर हमने क्या करना। अब हमने ये करना है कि जी अगर हमें एक्स जो है वहां पे मिल गया तो हम उसको करवा देंगे
बता देंगे कि भाई हमें मिल गया। हमने इसके लिए बूलियन फ्लैग वैल्यू रखी थी फाउंड का, फाउंड को हमने ट्रू कर दिया, हमें पता चल गया कि जी हमें हमारा जो मार्कर है वो मिल चुका है। नॉट पॉसिबल तलहा रहमान, नॉट पॉसिबल बेटे, वो जो आप बता रहे हो दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो हमने उसकी बाउंड्री भी वैलिडेट करनी है ना, मिनिमम और मैक्सिमम वाली भी, तो वो बाउंड्री को जो है वैलिडेट करने के लिए ये सारा एक्स्ट्रा काम आपको करना पड़ेगा। ओके, अच्छा फिर इसके बाद हमने आउटपुट करवाना है जी यू विन, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होता, अगर उसको मार्कर नहीं मिला, तो फिर हमने एल्स में आना है और हमने उसकी जो मूव्स हैं उसको हमने +1 करना है। मूव को काउंट करने के लिए हमने यहाँ पे रखा हुआ था प्लेयर मूव्स, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्लेयर मूव्स, प्लेयर मूव्स +1, ठीक है जी। कि अगर उसने उसको नहीं मिला, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो प्लेयर मूव है वो हमने +1 कर दिया। अब ये प्लेयर मूव जो है वो +1 होता जाएगा, और ये इसके बाद हमने रिपीट वो जो वाइल वाला लूप लगाया था वो लूप जो है वो इसको कंटिन्यू करवाएगा। इसको हम यहाँ पे एंड इफ करते हैं, एंड इफ, और फिर इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास एंड वाइल। अब ये भी तो देखना है ना कि यू लूज वाला जो पार्ट है वो कब हमारे पास होगा। देखें, अब ये जो हमारे पास बेटे वाइल लूप एंड हो रहा है ना, जहां पे जिस पॉइंट के ऊपर ये वाइल चल रहा है, इधर से इस पॉइंट से आ रहा है, ठीक है। अब अगर ये पूरा लूप चल गया है और पूरे लूप के चलने के बावजूद वी हैव फाउंड इक्वल्स टू फॉल्स, अगर हमारा पूरा लूप चला है, ठीक है, पूरा लूप चला और किसी भी एक लूप के पॉइंट के ऊपर ये वाली जो हमारी कंडीशन है वो ट्रू नहीं हुई, पूरा लूप चला है और पूरे लूप के चलने में अगर किसी भी पॉइंट के ऊपर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई और उसकी जो मूव्स हैं वो 10 हो चुकी हैं, तो फिर हमारे पास फाउंड में क्या पड़ा होगा, फाउंड में हमारे पास फॉल्स ही होगा। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द लूप, अगर फाउंड की वैल्यू स्टिल हमारे पास फॉल्स आती है, कि इनिशियलाइज जो वैल्यू हमने की थी, अगर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑल द 10 मूव्स इफ वी स्टिल हैव फाउंड इक्वल्स टू फॉल्स, तो हम बेटे उसको आउटपुट करवा देंगे आउटपुट यू लूज, और इसके बाद हम यहाँ पे इसको एंड इफ कर देंगे। ठीक हो गया जी, यहां तक ये वाला जो पार्ट है ये हमारा अब कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ तक कि दोनों जो मैसेजेस हैं वो अब हमने इसके वो करवा लिए। मैं दोबारा से इसको एक दफा यहाँ से हम रिविजिट कर लेते हैं। सबसे पहला जो काम हमने किया था वो ये वाला पॉइंट था। इस पॉइंट के ऊपर हमने क्या किया है कि हमने एक रैंडम नंबर जो है वो जनरेट किया है। रैंडम नंबर जनरेट कहाँ से कहाँ तक हुआ है, वो हमारा 2 से 5 के दरमियान में, कि रो नंबर और कॉलम नंबर 2 से 5 के दरमियान में हो, अगर वो आ जाते हैं तो फिर हमने उसको यूज किया एज एन इंडेक्स वैल्यू ऑफ दिस अरे, और वहां पे हमने मार्कर अपना सेव करवा दिया। फिर हमने इनिशियलाइज कर दिया अपने प्लेयर को कि भाई हमारा जो प्लेयर है वो इनिशियलाइज हुआ है शुरू में, वो इस पॉइंट के ऊपर स्टैंड कर रहा है 1 1 के ऊपर। मार्कर 1 1 पे नहीं आ सकता, लेकिन प्लेयर ने जब स्टार्ट करना है वो 1 1 से ही करना है। फिर हमने एक फ्लैग वैल्यू ले ली जिसको हमने देखना है कि मार्कर हमें मिला है या नहीं मिला। ये हमारे पास एक कंडीशन लगाने के लिए हमने वैल्यू को इनिशियलाइज कर लिया टोटल मूव्स को, फिर टोटल मूव्स हमारे पास 10 है, अगर हमें वो मिल जाएंगी तो टोटल मूव्स 10 है। जब तक हमारे पास प्लेयर की मूव्स 10 नहीं हो जाती तब तक हमारा लूप चलेगा। तो हमने यहाँ पे अब क्या किया है, एक वाइल की कंडीशन लगा दी कि भाई जब तक आपको मार्कर नहीं मिलता और उसकी जो मूव्स हैं, टोटल जो मूव्स हैं, प्लेयर की जो मूव्स हैं, अगर वो 10 से कम है, टोटल मूव से वो कम है, तो तब तक आप ये काम करें। अब उसने क्या किया, रॉन्ग मूव को उसने फॉल्स किया, उससे पूछा कि भाई आप अपनी डायरेक्शन बताएं, उसने डायरेक्शन बताई, हमने उसको अपर केस में कर लिया। हमने अब डायरेक्शन में और उसकी जो लेजिट मूव है उसको चेक करने के लिए ये रॉन्ग मूव को इंट्रोड्यूस करवाया। इसका काम ये है कि अगर उसने
लेफ्ट राइट की बजाय कोई गलत मूव दे दी है तब उसने उसको रिकैलकुलेट करना है, या फिर अगर उसके जो रो नंबर कॉलम नंबर है वो 1 और 5 से बाहर चले गए हैं तब भी उसने उसको दोबारा कहना है कि भाई आप दोबारा इसको इनपुट करवाओ। तो हमने डायरेक्शन इनपुट करवाई, उसको अपर केस में चेंज किया, और फिर यहाँ पे हमने एक टेम्परेरी वेरिएबल के अंदर उसके जो भी रो नंबर, जो भी उसके कोऑर्डिनेट्स बनते हैं, इस पॉइंट के ऊपर हमने उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको कैलकुलेट कर लिया। अगर इन चारों के अलावा कोई वैल्यू हमारे पास आता है, अगर हमारे पास इन चारों के अलावा कोई आती है वैल्यू, तो वो ऑटोमेटिकली कह देगा रॉन्ग मूव ट्रू हो गया। तो लूप तो हमारा तब तक चलना है जब तक हमारे पास रॉन्ग मूव फॉल्स नहीं हो जाता। तो इसका मतलब वो दोबारा वापस आएगा, वो कहेगा कि भाई आप दोबारा से डायरेक्शन को इनपुट करवाएं। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे ना, एक मुझे लगता है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। हम अगर ये रॉन्ग मूव वाला जो पार्ट लिखा हुआ है ना, एक सेकेंड, किधर गया? इस पार्ट को अगर हम इसी जगह पे लिखते हैं तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। मैसेज का जो प्रॉम्प्ट है वो भी हमें बार बार मिलता जाएगा। रॉन्ग मूव को हमने आ रहा, ठीक है, ताकि जब वो लूप को स्टार्ट करे ना, तो वो उसकी जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली हमारे पास यहाँ पे फॉल्स होती जाए। जब लूप स्टार्ट करे हमेशा उसकी वैल्यू फॉल्स हो जाए, ठीक है, ताकि वो हर दफा उसको चेंज ना करना पड़े। ओके, अब जो यहाँ पे हमने किया है कंटेंट, ये वाला पार्ट, ये हमने टेम्परेरी कैलकुलेशन कर ली। कैलकुलेशन करने के बाद अब हमने देखा है कि रॉन्ग मूव तीन तीन तरीकों से हो सकती है। नंबर वन, अगर आपके पास रो की वैल्यू 1 से कम या 5 से ज्यादा हो गई। नंबर टू, कॉलम की वैल्यू 1 से कम 5 से ज्यादा हो गई। एंड नंबर थ्री, उसने इन चारों के अलावा कोई और डायरेक्शन इनपुट कर दी है, तो तब भी हमारी रॉन्ग मूव होगी। तो हमने उसको ट्रू कर दिया, और हमने जो इसके ऊपर लूप चलाया वो हमने कहा है कि जब तक वो फॉल्स नहीं हो जाएगा तब तक वो लूप दोबारा हमारा चलेगा। अब अगर आपके पास नंबर टेम्प थ्रो जो हमने कैलकुलेट किया अगर वो लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 5 है, तो हमने रॉन्ग मूव को ट्रू कर दिया। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर जो उसका न्यू कोऑर्डिनेट हमने कैलकुलेट किया वो हमने प्लेयर रो नंबर के अंदर सेव करवा दिया। सेम इज द केस वी हैव डन विद द कॉलम, कि अगर उसकी वैल्यू 1 से कम है 5 से ज्यादा है तो रॉन्ग मूव को ट्रू कर दिया कि भाई रॉन्ग मूव हो गई है आपकी, दोबारा से आप इनपुट करें। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर हमने जो है वो उसका जो ये कॉलम है उसको जो कैलकुलेटेड था उसके अंदर सेव करवा दिया। देखें, आपके माइंड में ना इस चीज को आपने क्लियर करना है कि प्लेयर का मूव तब तक काउंट नहीं होगा जब तक वो लेजिट नहीं होगा, ठीक है ना। जब तक उसका लेजिट मूव नहीं होगा तो तब तक वो प्लेयर का मूव काउंट नहीं होगा। हमने काउंट सिर्फ वो वाला देखना है कि जहां पे अगर वो ये वैल्यू उसको नहीं मिली तो भाई आप उसको +1 कर दो, क्योंकि अगर मिल गई है तो फिर +1 करने का फायदा ही कोई नहीं है, वो तो हमारा लूप वैसे टर्मिनेट होने जा रहा है। लेकिन अगर उसको नहीं मिली और उसकी मूव लेजिट थी, तो इसका मतलब है उसकी उसको हमने काउंट करना है। उसके लिए हमने यहाँ पे प्लेयर मूव इक्वल्स टू प्लेयर मूव +1 कर दिए, क्योंकि जब ये वापस आके इस कंडीशन को वैलिडेट करेगा, अगर उसकी मूव 10 हो चुकी होंगी तो ऑटोमेटिकली लूप से वो बाहर चला जाएगा। ठीक हो गया। फिर जब ये लूप हमारा खत्म होगा, फिर लूप के खत्म होने के बाद हमने यहाँ पे देख लिया कि इफ फाउंड इक्वल्स टू फॉल्स है। अगर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द होल लूप, जो प्रीवियस लूप था हमारा ऊपर वाला जो लूप चल रहा है, जब वो पूरा लूप हमारा कंप्लीट हो गया है, अगर फिर भी हमारे पास फाउंड की वैल्यू फॉल्स ही है जो हमने इनिशियलाइज की थी, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने 10 मूव्स प्ले कर ली हैं एंड स्टिल यू डिडंट फाइंड द मार्कर, आपको मार्कर नहीं मिला। ठीक है जी, यहाँ तक हमारे पास ये पूरा क्वेश्चन था। आई होप कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग